Welcome, my dear friends. Session 10, which is based on continuous charge distribution, part 2. तो पार्ट 1 में जो हमें पढ़ा है उसे हमें कंटिन्यू करना है. बट बिफोर दैट वी हैव टू लर्न वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के लिए हमें एक इम्पोर्टेंट मेथड को जानना है. तो क्या है ये मेथड, वो आप देखिए. सपोज आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका n पावर है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव है. क्या है उसका डेरिवेटिव. अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या कहेगा, जो भी फंक्शन है उसका एक पावर बढ़ा दीजिए और डिवाइडेड बाय दैट पावर, यानी कि जो भी पावर आपको मिला उसे आपको डिवाइड करना है. वैसे तो हम प्लस सी फिजिक्स में लिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल होता है ना, वो लिमिट कैरी करता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो ये क्या कहता है वो मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज कीजिए कि हमारा फंक्शन साइन है, साइन रेस टू 5 थीटा. अब आपको मालूम ही है कि साइन थीटा का जो डेरिवेशन होता है डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा. सही है. तो देखिए कि साइन रेस टू 5 थीटा के बाजू में कौन है, तो क्या कॉस थीटा है. तो कॉस थीटा इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा. तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, साइन रेस टू 5 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. आप साइन रेस टू 5 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा होल रेस टू 5. तो ये हो गया हमारा फंक्शन और ये हो गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव. अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी. सही है. जो भी पावर है उसको एक आपको इंक्रीज करना है. तो 5 को एक बढ़ा दो, क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि साइन रेस टू 6 थीटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी. सिमिलरली सपोज आपको ऐसा कुछ दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब इन टू एक्स. सही है. अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर. उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x. तो यहाँ पे x है, 2x नहीं है, लेकिन x तो है ना. तो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2. तो 2 से आप मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. तो ये हो गया आपका फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अ फंक्शन विच कैरीज पावर ऑफ 3. नाउ 2x इज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, क्योंकि आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 5 इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव हो गया 2x. सो मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से. तो 2x बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव. तो 2 को हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं. तो क्या होगा, ये फंक्शन का क्यूब इंटू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी पावर है फंक्शन की उसे आप एक जितनी बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4. मैंने ये क्यों पढ़ाया, तो इसका यूज़ होने वाला है आज. कौन सा हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है. डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैपिटल P which is situated at the distance small x on the axis of a uniformly charged disk of radius capital R and surface charge density sigma. तो डिस्क का हमें उसके एक्सिस पे फील्ड फाइंड करना है. जो हमारी डिस्क है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको दी गई है. नाउ मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि फिजिक्स में दो पक्की सहेलियाँ हैं. फर्स्ट वन इज रिंग एंड सेकंड वन इज डिस्क. डिस्क थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है,
इन प्रैक्टिस आप दो सहेलियों में एक कॉम्प्लिकेटेड हो और एक सरल हो। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड के बारे में जानना हो तो डायरेक्टली आप वहाँ पे नहीं जाओगे, आप सरल से पूछोगे कि वो क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप बात करोगे। तो वैसे ही फिजिक्स में भी क्या है, अगर आपने रिंग के बारे में जान लिया तो रिंग ही बताएगी, रिंग ही खोलेगी राज किसके, डिस्क के। आपको रिंग के बारे में क्या पता है? अगर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग of radius A, then we get electric field on the axis. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस अगर आपको फाइंड करना है P पॉइंट पे, तो आप हमारा इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्क है ना उसे मैं डिवाइड कर देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स से ये डिस्क बनी हुई है। अब एक डिस्क का चार्ज सपोज मैं फाइंड करता हूँ DQ, और यही रिंग का अगर मैंने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया तो वो पैरेलल टू एक्सिस होगा। अब जितनी डिस्क कहाँ से स्टार्ट होगी? सेंटर से, यानी कि 0 रेडियस से वो स्टार्ट होगी और फाइनल कहाँ पे जाएगी? कैपिटल R रेडियस पे। जितनी भी रिंग्स होगी उसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पैरेलल टू एक्सिस होगा। तो हमें सिंपल सा सम यहाँ पे करना पड़ेगा। बट हाँ, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स है, एक एक रिंग का तो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिंग का फाइंड करेंगे और फ्रॉम 0 टू कैपिटल R जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको मिले हैं रिंग के, उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले रिंग का चार्ज मुझे फाइंड करना पड़ेगा। चार्ज फाइंड करने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है? तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग? तो रिंग का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वैसे तो ये गलत है लेकिन समझाता हूँ। आप ये डिस्क को यहाँ, सॉरी, रिंग को यहाँ से कट कर लीजिए, इसे ओपन कीजिए तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आएगी। यहाँ पे उसकी लेंथ जो होगी वो सर्कमफरेंस ऑफ दैट रिंग होगी, और जो ब्रेथ होगी वो dr मिलेगी आपको। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो आप क्या बोलोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ टू पाई r इंटू dr। सही है। नाउ चार्ज ऑन द रिंग इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दैट रिंग। सही है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। द डिस्क कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ concentric rings. Area of elemental ring is dA, which is equal to 2 pi r dr. Now charge on elemental ring is equal to dq, which is equal to surface charge density into area of that ring, so sigma into 2 pi r dr. So we can find magnitude of electric field produced by elemental ring at P with the help of that formula which we derived in our previous session. So dE is equal to k dq x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ पे चार्ज किसका लेना है? रिंग का। नाउ dq को सब्सटीट्यूट कीजिए तो ये हमारा फील्ड आपको इस फॉर्मेट में मिला हुआ है। नाउ टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एंटायर डिस्क वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ d फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। सो कौन से कांस्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? सिग्मा, 2 पाई, सही है, के। तो जो भी कांस्टेंट है उसे आप आगे निकाल दीजिए। अब जो बाकी हुआ उसमें वेरिएबल कौन है? तो x इज़ अ फिक्स वैल्यू। x क्या है? हमारी फिक्स वैल्यू है। r इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्क में रिंग को मूव करते जाओगे तो रिंग की रेडियस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R वो स्विच होगी। तो यहाँ पे
आप क्या बोलोगे कि स्मॉल आर हमारा वेरिएबल है। मैंने देखिए 2 को कांस्टेंट होने के बावजूद यहाँ पे नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मुझे पता है कि हमारा फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू सम पावर। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा? आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r। सो 2r इज अ डेरिवेटिव ऑफ 2r इज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ 2r क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी आर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ function which has some power into derivative of that function, and if we want to take integration of this type of situation, then we can follow the rule कि जो भी पावर होगा उसमें एक आप +1 कीजिए और जो पावर है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? अब आपको क्या मिलेगा? तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट -12 पावर ऑफ दैट फंक्शन डिवाइडेड बाय -12। डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सिंपल सा प्रिंसिपल आपको मालूम ही है। -2 आ गया। अब -12 पावर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू हाफ फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। पहले हमारा जो वेरिएबल स्मॉल आर है वहाँ पे कैपिटल आर रखिए, माइनस कीजिए। स्मॉल आर के प्लेस पे आपको क्या रखना है? 0 रखना है। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ाइए आप। तो माइनस को मैं ब्रैकेट में ले जाता हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि एक्स वो आगे आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस ये पीछे चला जाएगा। अब जो एक्स है उसे भी आप ब्रैकेट में ले लीजिए। तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला उसे आपको लर्न करना है, बढ़िया तरीके से आपको लिख के लर्न करना है। चलिए आपको पता ही है कि जब भी इक्वेशन आता है तो उसका लिमिटेशन होता है या फिर उसकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज x इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, x ज़्यादा है, देन वी कैन अवॉइड द टर्म आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम अवॉइड करते हैं तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? बोलिए। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का आपको क्या मिलेगा? एक्स। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1 - 1 0 निकाल दोगे। आप क्या करोगे? 0 कर दोगे। तो ऐसा नहीं होगा, वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा इफ़ x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। लेकिन x बड़ा है तो हमें यहीं जो मेथड है इसे बाइनोमियल थ्योरम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जो देखिए, मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सपोज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, सही है? क्या मिला? 1 + आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट मिलेगा आपको। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स। 1 + आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर रेज़ टू हाफ। देखिए यही सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब एक्स एक्स कट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो पावर है अगर शिफ्ट होता है न्यूमिनेटर में जाता है तो माइनस होगा। व्हाट इज़ बाइनोमियल थियरम? तो बायोलॉजी वालों कान खोल के सुन लो। बाइनोमियल थियरम में आपको सिर्फ 2 ही टर्म लिखने हैं। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखना है जो 1 ही होगा, और पावर को विथ साइन आगे शिफ्ट करना है, जो दूसरा टर्म होगा उसके आगे शिफ्ट करना है। जस्ट कंप्लीट द ब्रैकेट। दिस इज द बाइनोमियल थियरम ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। बाकी मैथ्स में तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा उसका साइंस है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, जो पावर है -12 उसे आगे शिफ्ट करेंगे विथ साइन। जो आपको मिला वो दिख रहा है। अब क्या करोगे आप? तो 1 - 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर।
तो आपको सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन तो कीजिए आप, इसका क्या मिलेगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट डिस्क। तो सर्कुलर एरिया क्या होगा उसका, पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या इक्वेशन मिला, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, यानी कि के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी रिंग की तरह ही बिहेव करेगी फॉर ग्रेटर डिस्टेंसेस। लेकिन अगर आपने x इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले लिया, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस बिकम ज़ीरो। पता चला आपको। तो यहाँ पे आपकी कॉमन मिस्टेक होती है, वो मैंने आपको बोला कि आप एक्स आर को अवॉइड कर लेते हो डायरेक्टली, ऐसा नहीं करना है। क्या मिलेगा आपको, x डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि 1 - 1 0 मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। सपोज आपको बोला गया है कि डिस्क इज़ टू स्मॉल, या फिर x इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो एक्सिस पे आपका जो फील्ड होगा वो लाइक अ पॉइंट चार्ज आपको मिलेगा। ये किसका फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज का। क्यू चार्ज से x दूरी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा कि क्यू बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। हाँ, लेकिन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन वी विल गेट e इज इक्वल टू 0। चलिए, नाउ एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर पे अगर आपको फाइंड करना है तो x इज लेस देन कैपिटल आर। अब आप क्या करोगे, उसे आप x को आप 0 लिख लोगे। अगर यहाँ पे आपने x को 0 लिखा तो 1 - 0 चेक कर लेना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना इनडिफाइनाइट टर्म आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 0 उसके कुछ डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे 1 - 0 यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए, हमारा इक्वेशन ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, क्यों, आगे जाके भी हमें यही इक्वेशन गॉसेस लॉ में डिराइव करना है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 6, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। आपको एक फाइनाइट लेंथ का वायर दिया गया है और उसे आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा जो प्रोजेक्शन है पी का वायर पे, यानी कि जो ओपी परपेंडिकुलर है उसके साथ जो एंड्स है, एंड्स ए एंड बी कितने एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो देख लीजिए। तो ए एन θ1 एंगल और बी एन θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको वायर को इनफाइनाइटली स्मॉल लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। हर एक लाइन एलिमेंट का चार्ज dq आपको लेना है और ड्यू टू dq कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए, पहले तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज डेंसिटी है विच इज़ गिवन, विच इज़ इक्वल टू लैम्बडा, वो आपको लैम्बडा दिया गया है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। सही है। चलिए, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाय, चलिए तो यहाँ पे हम O से ये जो हमारा लाइन एलिमेंट है उसका डिस्टेंस x मैंने एज्यूम किया है, ये हमारा दिया गया हुआ डिस्टेंस स्मॉल r है विच इज़ गिवन। नाउ r और ये x, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू हाफ। चलिए, अब ये जो d होगा ना उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, d, ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी थीटा, देख लीजिए ऑपोजिट एंगल बन रहा है। तो ये कंपोनेंट होगा डी ई वाई,
क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं डी परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन वाई। ऐसा भी आप लिख सकते हो डी परपेंडिकुलर। ये आपको ऐसे इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जब भी एक्सिस नहीं दी गई है तो डी परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट होगा जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम डी ई एक्स बोलेंगे, या फिर डी पैरेलल। डी पैरेलल मीन्स पैरेलल टू दैट वायर। सही है। तो दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं। अब जैसे जैसे हमारा लाइन एलिमेंट चेंज होता जाएगा, डी और ये एंगल भी थीटा, थीटा भी चेंज होता जाएगा, यानी कि डी एक्स एंड डी वाई, या फिर डी पैरेलल एंड डी परपेंडिकुलर दोनों चेंज होंगे। तो हमें सेपरेटली क्या करना होगा, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो स्क्रीन पॉज कर लो, जो मैंने समझा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख लो। अब डी का जो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट है ई एक्स, विच इज़ अ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स साइन थीटा। सही है। डी क्या है, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ का स्क्वायर आप कर लो तो पावर चला जाएगा। डी क्यू की जो वैल्यू है लैम्बडा डी एक्स वो सब्सटीट्यूट कर लो आप, तो ये आपको डी मिला। तो देर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस फील्ड एट पी। फर्स्ट वन ई एक्स और ई पैरेलल, माफ कीजिएगा डी ई एक्स और डी ई पैरेलल, और डी ई वाई और डी ई परपेंडिकुलर। सो इफ वी वांट टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर टोटल एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी हैव टू इंटीग्रेट डी ई एक्स। क्या डी एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो व्हाट इज डी ई एक्स, दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। देख लीजिए डी का जो ये कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल सबटेंड करता है वो कॉस हो जाता है, तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट गलती मत करना, डी कॉस थीटा हो जाएगा, और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। एक कंपोनेंट कॉस होता है तो दूसरा साइन होता है, ये आपको मालूम है। चलिए, तो डी ई साइन थीटा, डी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर लो। के लैम्बडा कांस्टेंट है, उसे आप बाहर निकाल सकोगे। अब यहाँ पे एक दूसरे तरह का इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। यहाँ पे हमारा फंक्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और एक्स हमारा वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x या फिर x वाला कुछ भी टर्म नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे x वेरी होगा थीटा भी वेरी होगा, यानी कि थीटा भी हमारे फिगर में एक वेरिएबल पे है, और थीटा की लिमिट आपको मालूम है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो थीटा भी हमारा वेरिएबल है, तो मैं काम करता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन इजी रहता है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं x को कन्वर्ट करता हूँ थीटा में। कैसे, तो थीटा और x का कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है। हाँ, टेन थीटा अगर आप लेते हो तो x अपॉन आर, टेन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर। तो मैंने क्या किया, टेन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर ऐसा एज्यूम किया। मैथ्स वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी जब वो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ फिगर नहीं देखना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन है उसका वर्च्यू देखोगे और डायरेक्टली आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ऐसा ज्ञान खुद आप में आ जाएगा कि ऐसा ही करना है, लेकिन अभी तो आप इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसी वजह से मैंने आपको फिगर से आपको समझाया। नाउ x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, तो आप x को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा dx को भी हमें निकालना पड़ेगा। dx इज ए ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमारा वेरिएबल थीटा होता है तो dx के इंस्टेड आपको क्या करना पड़ेगा, डी थीटा लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, सिंपल है, dx बाई डी थीटा कर लो। तो r तो कांस्टेंट ही है, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा,
और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर थीटा. सो वी कैन गेट डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब एक्स और डी एक्स दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो और जो कांस्टेंट है के लैम्बडा उसे आगे आगे ले लो. तो के लैम्बडा इंटीग्रेशन आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है, इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. अब आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. सही है, तो सेक स्क्वायर कट हो जाएगा. अब साइन थीटा सिंपल सा इंटीग्रल हो गया आपका. साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस फ्रॉम माइनस थीटा टू थीटा 1. ये बात आपको पता चलनी चाहिए. तो फिगर पे आ जाते हैं हम कि यहाँ पे आप देखो ये हमारा पी पॉइंट है. सही है, यहाँ पे आप देखो ये जो नॉर्मल लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी वही नॉर्मल लाइन है यहाँ पे. अब यहाँ पे ये जो एंगल था वो थीटा था, थीटा 2 था, जो एक्सट्रीम लिमिट थी बी पॉइंट की. तो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यही लाइन पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा 2. सही है. अब ए जो दूसरा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो कि ये थीटा 1 है तो यहाँ पे भी थीटा 1 हो जाएगा. नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है विथ नॉर्मल विथ परपेंडिकुलर लाइन. तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, लिमिट जब भी लिखोगे तो उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और जो राइट हैंड साइड होगा उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. मैथ्स वालों को तो ये ग्राफ आया हुआ है. एक्चुअली बायोलॉजी वालों, मैथ्स वाले क्या करते हैं पता है, यहाँ पे 0 लिखते हैं. अगर राइट हैंड साइड पे आप मूव होते हो राइट हैंड साइड पे तो π/2, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मूव होते हो तो -π/2. तो इसी वजह से एंगल की लिमिट भी आप जब लिखते हो तो -θ2 टू θ1 ऐसा आपको लिखना होता है. पता चला. अब आप देख सकोगे कि मैंने यहाँ पे लिमिट क्या रखी हुई है, -θ2 टू θ1. साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, पहले इंस्टेड ऑफ θ1 को सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस कॉस माइनस θ2. एज यू नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. बायोलॉजी वालों ये सभी याद रखना है आपको. दूसरा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा. तो के लैम्बडा बाय आर माइनस कॉस थीटा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो पहले मैं ये लिखता हूँ, तो के लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो हमारा ई पैरेलल या ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ऐसा आपको मिला. सिमिलरली आपको वाई कंपोनेंट के साथ यही प्रोसीजर करना है. तो डी वाई इज इक्वल टू डी कॉस थीटा. डी के जो वैल्यू होती है वो सब्सटीट्यूट कर लीजिए आप, के लैम्बडा डी एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ एज डन फॉर ई एक्स वैसे ई वाई के लिए आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, के लैम्बडा अपन आर. वहाँ पे क्या मिला था आपको देख ही लीजिए, के लैम्बडा बाय आर बाहर निकला था और साइन थीटा रह गया था क्योंकि हमारा वो वेरिएबल था. तो यहाँ पे कौन रह जाएगा, कॉस थीटा. कॉस का इंटीग्रल साइन, लिमिट है -θ2 टू θ1. पहले इंस्टेड ऑफ θ1 और माइनस करके इंस्टेड ऑफ थीटा आपको क्या करना है, -θ2 को सब्सटीट्यूट करना है. नाउ साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो क्या मिलेगा, साइन θ2 प्लस साइन θ1. सही है ना. तो ये हो गया आपका ई वाई या ई परपेंडिकुलर टू द वायर. Now, as we know that electric field is a vector quantity and it carries x and y components in this case. So हम क्या करेंगे, वेक्टर E is equal to E x I cap plus E y j cap. So E parallel which is equal to E x k lambda by r in the bracket cos theta 2 minus cos theta 1 and E perpendicular or E y component is equal to k lambda by r sin theta 2 plus sin theta 1.
So magnitude of E which is derived from गिवन इक्वेशन अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है आपको, उसका एडिशन करके क्या करना है, सिंपल सा आपको स्क्वायर रूट लेना है। नाउ स्पेशल केसेस, इसके भी स्पेशल केसेस है तो वहाँ पे जाएंगे। फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, यानी कि ए और बी ये जो दोनों एंड है ना वो फाइनाइट नहीं है। ए शिफ्ट टू माइनस इन्फाइनाइट एंड बी इज शिफ्टेड टू पॉजिटिव इन्फाइनाइट। अब मैं आपको बोलूँगा क्या होगा। पहले ये एंगल आपको ने θ1 लिखा था, सही है। अब अगर ए जो शिफ्ट होता है तो ये एंगल इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लास्ट में किसे अप्रोच करेगा, इट अप्रोचेज π/2, सही है ना। आप एक्सटेंड करके जाओ 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 जाओ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स बी we get increasing value of θ2, and 4 if b situated at the infinite end, then we get θ2 is also approaches π/2। सो यहाँ पे आप सिंपल सा है, इक्वेशन में आप θ1 एंड θ2 दोनों के लिए π/2 को सब्सटीट्यूट कर लीजिए तो एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड which comes from only y components, सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट से ही आपको मिलेगा, क्योंकि x कंपोनेंट तो यहाँ पे 0 हो गए, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट 0 हो गए। अब y कंपोनेंट के लिए sin π/2 प्लस sin π/2 2k λ/r, so 2 λ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सो लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा आपको मिलेगा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पी पे, तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो सिंपल सा है 2k λ/r ही आएगा, क्योंकि ई एक्स तो 0 ही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इक्वेशन है वो हमारे बोर्ड में भी एक क्वेश्चन है, क्या हमारे बोर्ड के लिए भी हमें प्रिपेयर करना है, लेकिन दूसरे तरीके से हम डिराइव करेंगे। मैंने ये किससे डिराइव किया, हमारा जो इक्वेशन आया था उसमें θ1 एंड θ2 के लिए हमने क्या रखा हुआ है, π/2, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सेमी इन्फाइनाइट वायर, अब सेमी इन्फाइनाइट वायर क्या होता है कि जिसका एक ही एंड इन्फाइनाइट पे हो, दूसरा एंड फाइनाइट हो, तो उसके लिए आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए हमारा ए एंड कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इन्फाइनाइट पे, तो θ1 तो π/2 हो जाएगा, लेकिन बी जैसा एंड तो है ही नहीं, बी एंड कहाँ पे है, तो पी के प्रोजेक्शन पे ही है, तो यानी कि θ2 मिलेगा ही नहीं। θ2 बी को ज्वाइन करो, पी से बी को ज्वाइन करो। हमने क्या किया हुआ है, फिगर देख लीजिए एक बार। हमने पी को ई के साथ और दूसरा बी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, देखिए। और जो ये परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला θ1 एंड राइट हैंड साइड वाला θ2, सही है ना, देख लीजिए। अगर ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो जो लाइन ज्वाइन करती है वो कितना एंगल परपेंडिकुलर के साथ सबटेंड करेगी, 0। सिर्फ तो मैंने यहीं तो लिखा हुआ है वहाँ पे, तो θ1 किसे अप्रोच करेगा, π/2 को, और θ2 क्या बन जाएगा, 0। अब ई एक्स के λ/r इक्वेशन बोलिए, cos θ2 माइनस cos θ1, के λ/r cos θ2 माइनस cos θ1, θ2 तो 0 है, cos θ1 π/2 है, cos π/2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी कि ई एक्स कंपोनेंट या फिर ई पैरेलल कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, के λ/r। ई वाई के λ/r इक्वेशन बोलिए, sin θ2 प्लस sin θ1, sin θ2 यानी sin 0, sin θ1 यानी कि sin π/2, sin 0 इज इक्वल टू 0, sin π/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा आपको, के λ/r विच इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, ये ई पैरेलल, क्या दिखाई दे रहा है,
दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही आ गए। यानी कि अगर ये सिचुएशन आपको मिलती है तो कोई भी आर डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेंगे। यानी कि नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा विच सबटेंस इक्वल एंगल विथ ई एक्स एंड ई वाई। अब इक्वल एंगल कौन सा होगा? 45 का, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो ई एक्स और ई वाई दोनों के साथ 45 के एंगल सबटेंड करेगा। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के लैम्बडा बाय आर होल स्क्वायर प्लस के लैम्बडा बाय आर होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया, सही है। या फिर आप तो स्मार्ट बन गए ना, अभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने आगे क्या पढ़ाया था, एफ और एफ दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? √2f। तो आप यहाँ से ही डायरेक्टली लिख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कहाँ पे पूछा जा सकता है? तो वो एंट्रेंस में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, JEE में भी आ सकता है। यहाँ पे जो हमारा एंड है ए, जो माफ़ कीजिएगा, एंड ए, कैपिटल ए, विच इज शिफ्टेड टू माइनस इन्फाइनाइट। ओके, तो एक तो पता चल गया कि इन्फाइनाइट पे, और दूसरा जो है ना वो भी ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है उसे लेफ्ट में शिफ्ट कराया है। हमारा फिगर क्या था वो कंप्लीटली आप देख लो, ये हमारा फिगर था, सही है ना। परपेंडिकुलर के एक साइड पे ए था, दूसरी साइड पे बी था। ये एंगल θ1 था, ये θ2 था। अब मैंने क्या किया, बी को भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब आपको करना है पी से ज्वाइन करना है ए को, तो ये तो इन्फाइनाइट पे, यानी कि θ1 π/2 हो जाएगा। बी को ज्वाइन करेंगे आप, तो एंगल जो राइट हैंड साइड सबटेन हो रहा था, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे बी पॉइंट विच इज शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, सो θ2 यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर ऐसा होता है, यहाँ पे किसी ने भी अपनी औकात चेंज की ना, तो उसे माइनस हमें लगाना पड़ेगा कि सपोज बी परपेंडिकुलर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो θ2 क्या माइनस लिखेंगे। अगर ए परपेंडिकुलर लाइन से राइट हैंड साइड चला गया, यानी कि पूरा वायर यहाँ से उठा हुआ, और इसे कहाँ पे शिफ्ट कर लो, यहाँ पे शिफ्ट कर लो। अब ये ए और ये बी, किसने अपनी औकात चेंज कर ली? θ1 ने। लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड पे आ गया, तो उसे हम θ1 की जो भी वैल्यू होगी उसे हम माइनस लिखेंगे, θ2 को हम पॉजिटिव ही रख लेंगे, सही है। तो ये आपको 4th लेसन में भी काम लगने वाला है, सही है ना। चलिए, तो यहाँ पे θ1 π/2, θ2 -37, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, क्या मिलेगा आपको? 4/5। तो अब क्या लिखोगे? तो यहाँ पे 4/5 -0, तो 4 के लैम्बडा बाय 5r। नाउ ई परपेंडिकुलर, इसके लिए भी आप शिफ्ट कर लो, यानी कि आप जो भी वैल्यू थे वो सब्स्टिट्यूट कर लो आप। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन 37 -3/5। ये मैंने कैसे लिखा? तो आपको ये ट्राइंगल फॉर JEE और नीट का जो ये ट्राइंगल है ना, उसे आपको याद रखना है। बेसिकली क्या है, 3, 4, 5 साइड्स फॉर्म्ड और राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपको मालूम ही है। और 3 के सामने का एंगल छोटा रहेगा, 4 के सामने का एंगल ज़्यादा रहेगा। अब दो वैल्यूज़ आप याद रख लो, 53 एंड 37। 4 के सामने का जो एंगल है वो 53 और 3 के सामने का एंगल 37। अब आप अगर cos 37 चाहते हो तो cos 37 4/5, और sin 37 चाहते हो तो 3/5। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए सिंप्लीफिकेशन कीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको? के लैम्बडा बाय आर 2/5, यानी कि 2 के लैम्बडा अपॉन 5 है। यहाँ पे आप दोनों कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे अलग अलग मिल रहे है ना। लेकिन अगर बी पॉइंट कहाँ पे है? पी के बराबर नीचे, ये बी पॉइंट पी के बराबर नीचे है,
तो ये दोनों जो कंपोनेंट मिलेंगे EX और EY वो सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे। चले तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हमें पूछा गया है E इज इक्वल टू √EX² + EY²। सिंपल, ये जो दोनों मैग्नीट्यूड्स है उसे आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए। K लैम्बडा डिवाइडेड बाई 5R, K लैम्बडा डिवाइडेड बाई 5R दोनों में से कॉमन निकालेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से ये बाहर आएंगे, तो अपनी आइडेंटिटी क्या रखेंगे, K लैम्बडा अपॉन 5R। दूसरा 2B है ना, तो 2 को भी आप बाहर निकाल सकते हो। बाकी क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 1 यानी कि √5, तो 2√5 K लैम्बडा अपॉन 5R, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए तो अब NCERT का जो प्रॉब्लम था जो मैंने डिस्कस किया कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर होता है तो उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे क्या फील्ड मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, लैम्बडा अपॉन 2πε0R और 2K लैम्बडा अपॉन R। तो उसे हमें बोर्ड के लिए यही मेथड से करना है, पता चला, वरना ये हायर मार्क का प्रॉब्लम है। वो कितने मार्क है, 4 मार्क का भी हो सकता है, अगर सिस्टम चेंज हो गए तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो NCERT CBSE के लिए ये 5 मार्क्स का है। तो ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। अब ये गॉसेस लॉ आपको ये सोचना नहीं है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो बड़ी आसानी से मैं आपका यही आंसर बड़ी आसानी से ला दूंगा। यूज कूलम्स लॉ डायरेक्टली एंड इवैल्यूएट द नेसेसरी इंटीग्रल। ओके, पता चल गया सर जी। तो यहाँ पे आप O से परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब आप क्या करो, O से X डिस्टेंस अप और X डिस्टेंस डाउन आप लाइन एलिमेंट ले लो, dx, जिसका चार्ज क्या होगा, dq, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, dq। अब आप ये जो dq चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा, सिमेट्रिक फिगर है। d के कंपोनेंट्स d cos थीटा ये रह जाएंगे, लेकिन d sin थीटा कैंसल देयर इफेक्ट्स। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके जरिए मिलेगा आपको, d cos थीटा के जरिए। तो यहाँ पे d के dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो चलिए r ये x, तो डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि x² + r² रेज़ टू हाफ का स्क्वायर यानी कि x² + r²। क्लियर। तो ये ऐसा आपको लिखना है, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट दी साइन थीटा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर d आर कैंसल्ड आउट, वो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta components over the range of -∞ to +∞। चलिए d इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सही है, कंप्लीट। cos थीटा का भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। व्हाट इज cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड r डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, देख लीजिए सही लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो ये तो इंटीग्रल आ गया, r तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉइंट का, तो वो कांस्टेंट है, उसे आगे ले लीजिए, K लैम्बडा को भी आगे ले लीजिए। क्या है, पहले देखिए डिनोमिनेटर में r² + x² का फंक्शन है, वहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ना, वेरिएबल x है, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे जैसे आप डिफरेंट लाइन एलिमेंट चूज करोगे वैसे वैसे x भी बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्या आपको न्यूमरेटर में 2x ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं भैया। तो जो मेथड मैंने आज फर्स्ट जो मेथड मैंने आपको पढ़ाई उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो दूसरी मेथड फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू x/r, सही है, x को निकालना है, थीटा को लाना है, x को निकालना है, थीटा को लाना है, थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे x मूव होगा थीटा भी मूव होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x/r। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा ना. तो बाय टेकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होगा. सो वील गेट dx इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर डी थीटा. नाउ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिमिट x की थी, इंटीग्रेशन x का था, तो लिमिट भी x की. अब लिमिट किसकी होगी? थीटा की. और आपको पक्का मालूम है, जैसे ये एंड इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा थीटा भी बढ़ते आ जाएगा. तो थीटा का क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव पाई बाई टू टू नेगेटिव पाई बाई टू. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो क्या आप लिखोगे माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2. यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो. चलिए आर स्क्वायर कॉमन, तो एक्चुअली क्या होगा? आर स्क्वायर का 3/2 पावर बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? आर क्यूब. सही है, आर क्यूब हो गया. नाउ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक क्यूब थीटा, यानी कि 1/सेक थीटा डी थीटा. 1/सेक थीटा कॉस थीटा. कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन. पहले आप इंस्टेड ऑफ थीटा पाई बाई टू रखिए, माइनस इंस्टेड ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू रखिए. साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू यानी कि माइनस साइन पाई बाई टू यानी कि -1. तो आफ्टर डेरिवेशन आपको क्या मिलेगा? 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर. वहीं जो हमने कैसे फाइंड किया था, EX और E पैरेलल k लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 पता चला. E परपेंडिकुलर और EY k लैम्बडा बाय आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1. यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर इक्वल टू पाई बाई टू. सो ये कैंसल आउट होते थे. और ये जो था वहाँ पे 1 + 1 2 के लैम्बडा बाय आर मिलता था. चलिए एग्जाम्पल नंबर 7. एज सोन इन द फिगर, अ स्क्वायर हैविंग अ लेंथ a has electric charge. Distribution of surface charge density sigma is equal to sigma naught xy. Calculate the total electric charge on the square. The Cartesian coordinate system is shown in the figure. Okay. तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है. तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट. एज यू मूव from one point to another point, its coordinates x and y also change. So x and y जो अगर चेंज होते हैं तो सिग्मा भी चेंज होगी. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो in the given situation sigma is not constant over the square surface, hence we divide whole the surface into infinitesimally small surface element. तो काफ़ी छोटे 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 ऐसे हमें सरफेस एलिमेंट लेने पड़ेंगे जिसकी लेंथ dx ब्रेथ dy. तो उसका एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया होगा dx इंटू dy. पता चला? कंप्लीट. चलिए तो एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू dx इंटू dy. सो चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, तो चार्ज इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट सिग्मा नॉट xy dx dy. क्या पूरा चार्ज आपको मिल गया? नहीं, ये तो सिर्फ सरफेस एलिमेंट का चार्ज मिला है. टू फाइंड टोटल चार्ज स्प्रेडेड ओवर द स्क्वायर सरफेस वी हैव टू इंटीग्रेट dq. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की दिक्कत आएगी. ये जो इंटीग्रल होगा ना वो सरफेस पे है. एज यू नो दैट सरफेस हैज 2 dimensions. One is x and second one is y. So here integration, surface integration can be splitted in 2 ways. First for the x and second for the y. And limit, तो जैसे जैसे आप लाइन एलिमेंट शिफ्ट करते जाओगे तो एक्स एक्सिस पे उसका पोजीशन क्या रहेगा? 0 से a, और वाई एक्सिस पे भी 0 से a. तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सिग्मा एक्स वाई डी एक्स डी वाई सरफेस इंटीग्रल कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 1-dimensional integrals
which is performed over x-axis and second one is on the y-axis. Now फैमिली को साथ में रखो तो x की फैमिली x का इंटीग्रल, y की फैमिली y का इंटीग्रल. नाउ एक्स स्क्वायर बाई टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर को एक बढ़ाना है, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू, ये तो आपको पता है ना. नाउ ज़ीरो से पहले 2 इंटू 2 4, तो सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 4. इंस्टेड ऑफ एक्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ए, सो ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, दोनों में सेम ही आएगा. सो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4. ना ऐसा ही प्रॉब्लम अगर 3D में आपको दिया गया हो, 3D, तो क्या आप क्या लिखोगे? अगर फाइंड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गिवन क्यूब हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बीटा XYZ, वेयर बीटा इज अ कांस्टेंट. नाउ आपको ऐसा क्यूब दिया गया है. फर्स्ट स्टेप, डिवाइड होल क्यूब इनटू इनफाइनाइटली स्मॉलर क्यूब्स, जिसे हम वॉल्यूम एलिमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसे हम? वॉल्यूम एलिमेंट. अब जिसकी लेंथ dx है, ब्रेथ dy और डेप्थ या हाइट dz है, सही है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? dx इंटू dy इंटू dz. नाउ चार्ज inside the given volume element, so dq is equal to rho dv, volume charge density into volume of that element, so beta xyz dx dy dz. अब ये वॉल्यूम एलिमेंट, माफ कीजिएगा, वॉल्यूम एलिमेंट जब भी शिफ्ट होगा तो एक्स एक्सिस पे उसकी लिमिट क्या रहेगी? 0 टू a. वाई एक्सिस पे क्या लिमिट रहेगी? 0 टू a. एंड जेड एक्सिस पे क्या रहेगी? 0 टू a. सही है. नाउ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब, अगर आपको फाइंड करना हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा ओवर द होल क्यूब. किसका? dq का. dq की अगर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको पता चलेगा इंटीग्रेशन एक ही है, लेकिन वेरिएबल तो तीन तीन है. तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी स्प्लिटेड इन 3 one-dimensional integrations. First carried over x-axis, second one on the y-axis, and third one on the z-axis. Family must be live together. ओके, सो यहाँ पे x की फैमिली, y की फैमिली और z की फैमिली, सिमिलर कंसेप्ट है. एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, जेड स्क्वायर बाई टू, एक ही पावर है और लिमिट आपको डिफाइन करना है यहाँ पे. सो इंस्टेड ऑफ x a, इंस्टेड ऑफ x 0, सो a स्क्वायर माइनस 0, सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 0, सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 0. 2 इंटू 2 इंटू 2 8. सो आपका लास्ट क्या आ गया? बीटा a रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 8. सो माय डियर फ्रेंड, अब हम लास्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे और इसका जो भी सिग्निफिकेंस है, इसका जो भी महत्व है, काफ़ी ज़्यादा है. कि जैसे आपने डिवाइड की, अगर आपको डिस्क दी गई है तो आपने एलिमेंटल रिंग में उसको डिवाइड किया. जैसे फिजिक्स में 2 सहेलियां हैं, डिस्क और रिंग, वैसे 2 फ्रेंड्स भी है, जय और वीरू. यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड है, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर जो होता है ना, वो बड़ा आसान सा होता है, मेरे जैसा, जो पूछो वो बता देगा. लेकिन सॉलिड स्फीयर है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो हम क्या करेंगे, जब भी सॉलिड स्फीयर आएंगे ना, तो उसे हम हॉलो स्फीयर में, हम ऐसा भी बोलेंगे, स्फेरिकल सेल्स. स्फेरिकल सेल्स में हम डिवाइड करेंगे. अब क्या करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है वो आप पहले किसके लिए फाइंड करोगे? ये स्फेरिकल जो सेल है उसके लिए, और उसका आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे. तो द स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल सेल्स. क्या? कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल सेल्स से बना हुआ, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं. ना वॉल्यूम ऑफ
सच एन एलिमेंटल सेल, तो यहाँ पे भी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। सपोज ये जो एरिया जो मैंने शेडेड किया हुआ है, अगर इसे आप कट करते हो ना, तो एक ऐसा आपको मिलेगा। अब ये जो आपको मिलेगा ना, वो क्या होगा, उसका एरिया हो जाएगा, और ये जो होगा उसका क्या होगा, उसकी हाइट हो जाएगी। एरिया इंटू हाइट इज अ वॉल्यूम। तो जैसे आपको मैंने रिंग के बारे में बताया, ऐसे आपको ये भी सोचना है क्या, कि इसका एरिया 4πr² इंटू विथ, या फिर आप ब्रेथ भी बोल सकते हो, विथ बोलोगे अच्छा रहेगा। तो एरिया इंटू विथ ऑफ दैट spherical cell, तो 4πr² dr, it is a volume of given spherical cell. Clear? Now charge in the given volume, तो charge is equal to charge density into volume, so beta r², जो मैंने चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिफाइन की हुई है, रो नॉट r², माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, बीटा लिख देता हूँ। तो बीटा इज अ कांस्टेंट, वहाँ पे रो नॉट भी कांस्टेंट ही था। चलिए 4πr² dr, सही है। अब 4π बीटा r⁴ dr, क्या पूरा चार्ज मिल गया ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ इन्फाइनेटली स्मॉल थिन स्फेरिकल सेल का ही चार्ज आपको मिला हुआ है। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ले लो, जो भी कांस्टेंट से बाहर निकाल लो। r⁴ का इंटीग्रल क्या आएगा, r⁵/5। पहले स्मॉल r के इंस्टेड आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल R, और फिर स्मॉल r को रिप्लेस करना पड़ेगा विथ 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 4/5 पाई बीटा r⁵। एंट्रेंस की बुक में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सिंपल सा बेसिक सा प्रॉब्लम है, लेकिन आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी फिजिक्स की जर्नी में, तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी अच्छा सहायक सिद्ध होगा। पता चला आपको? तो आशा रखता हूँ आपको ये आज का सेशन अच्छा ही लगा होगा। मैंने काफ़ी सारे ये जो पिछले दोनों सेशन, पिछला और ये दोनों सेशन मैंने आपको बूस्ट करने के लिए मैंने आपको पढ़ाए हैं। आपका जो MCQ का लेवल है वो डेवलप हो, ये जो इक्वेशंस है वो आपको एंट्रेंस में याद रखने हैं, उसका विथ डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आप जैसे ही लाइक करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। बेसिकली मैं गुजराती मीडियम का काफ़ी पुराना टीचर हूँ और इंग्लिश मीडियम में मेरी शुरुआत है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी लैंग्वेज, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप रखिए, जो बुरा लगता है वो आप मुझे कह दीजिए। जो फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है आप मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन ये जो फिज़िक्स है मेरा वो स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हो। बार बार आप इसका रिवाइज कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो निसंकोच आप मुझे पूछ सकते हो। सही है? अच्छा, तो गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।